साल 1996 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर में शाम के तकरीबन 7 बजे के समय 17 साल की एक लड़की अपने पिता के साथ घर जा रही थी। क्योंकि उस समय सूरज ढल चुका था, इसलिए आसपास बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। लेकिन अचानक चलते चलते उस लड़की का पिता एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए रुक जाता है और अपनी बेटी को आगे चलते रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो लड़की उस सन्नाटे में अकेले ही आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की की नज़र सामने से आ रहे एक व्यक्ति पर पड़ती है, जिसने एक टोपी पहनी हुई थी, और वो व्यक्ति अब उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा था। और जैसे जैसे वो उस लड़की के करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे उस लड़की की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। लेकिन वो व्यक्ति उसके पास से निकलते समय तो गीता को कुछ नहीं कहता है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद गीता को एहसास हुआ कि वो टोपी वाला व्यक्ति उसका पीछा करने लगा है। और अब गीता की सांसें तेज़ होने के साथ साथ उसके कदम भी तेज़ उठने लगे थे, और वो व्यक्ति भी गीता के पीछे तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा था। इधर डर के मारे गीता ने अब दौड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उस टोपी वाले व्यक्ति ने तेज़ी से भागकर उसे पकड़ लिया और वो उससे कहने लगा कि तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बचकर निकल जाओगी। इतना कहते ही वो गीता के ऊपर चढ़कर उसके गले को पकड़ लेता है ताकि वो चिल्ला ना सके। लेकिन फिर भी गीता ने जैसे तैसे करके उसकी टोपी को झटक दिया, और अब उसने उसके चेहरे को बिल्कुल साफ देख लिया था और उसके चेहरे को उसने अच्छे से पहचान लिया था कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन तभी दुकान से सामान खरीद कर आ रहा गीता का पिता भी वहाँ पहुँच जाता है, और उसने जब अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा तो गीता के पिता ने एक पत्थर उठाया और उस टोपी वाले के ऊपर दे मारा। अब ये देखकर गीता के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उसने भी वहाँ पड़े एक पत्थर को उठाया और उस व्यक्ति के मुंह पर दे मारा, जिसके बाद वो व्यक्ति अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किसके हत्थे चढ़ चुका है, क्योंकि वही लड़की उसके सारे काले कारनामों का अब पर्दाफाश करने वाली थी। दरअसल उस दरिंदे का नाम था उमेश रेड्डी, और उमेश रेड्डी का ये कोई पहला जुर्म नहीं था जो वो करने जा रहा था, बल्कि ये कांड करने से पहले उसने ना जाने कितनी महिलाओं के साथ जो कुछ उसने किया था, उसे जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि इतना कुछ करने के बाद वो कभी पकड़ा भी नहीं जाता था, और अगर कभी पकड़ा भी जाता था तो वो जल्दी ही पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग जाता था। लेकिन अजीब बात यह है, इन सारी घटनाओं को अंजाम देने वाला खुद भी एक पुलिस वाला था, तो इसलिए हम इसे एक पुलिस वाला गुंडा भी कह सकते हैं। दरअसल साल 1969 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के बासप्पा मलिंगे में उमेश रेड्डी का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई उमेश की गांव में ही हुई थी, क्योंकि उमेश बचपन से चोरी करने में बड़ा माहिर था, जैसे कि खेतों में लगे क्रॉप्स को चुराना और खेतों में चर रही लोगों की बकरियों को चुराकर किसी और दूसरे गांव में ले जाकर बेच देना। इतना ही नहीं, उमेश अपने साथ में पढ़ रहे दोस्तों के स्कूल में जाने के बाद उनके स्टेशनरी को चुराना यानी चोरी करना बचपन में ही उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका था। लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक गांव वालों से छुपी नहीं रही। इसलिए जब गांव वालों को पता चला कि उमेश छोटी मोटी चोरी के साथ साथ अब वो उनकी बकरियों को भी चुरा करके कहीं और जाकर बेचने लगा है, तो ये बात उमेश को भी पता चल चुकी थी कि उसके बारे में गांव वालों को पता चल चुका है। तो इसलिए वो गांव से भागकर जम्मू कश्मीर चला जाता है, और वहां जाने के बाद वो किसी तरह से सीआरपीएफ में भर्ती हो गया, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में भर्ती हो गया। इसके बाद उसकी ड्यूटी कमांडर हाउस के एक गार्ड के रूप में लग गई, जहां पर सीआरपीएफ के एक सीनियर ऑफिसर की बेटी रहा करती थी। एक दिन जब वो लड़की घर पर अकेली थी तो मौका देखकर उमेश ने उस कमांडर की बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही वो उनके चंगुल से छूटकर सीधा कर्नाटक भाग गया। इसके बाद फिर 1996 में उमेश डीआर यानी कि डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व में पता नहीं कैसे भर्ती हो गया। हालांकि आज के समय में तो ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई इस राज्य में क्राइम करे और किसी दूसरे राज्य में चला जाए और वहाँ पर भी वो पुलिस की नौकरी करने लग जाए। खैर, इसके बाद उमेश रेड्डी अब अपने असली रूप में आना शुरू कर देता है। उसने डीआर ज्वाइन करने के लगभग 2 महीने के बाद ही एक दिव्या नाम की महिला को अपना शिकार बनाया। दरअसल उमेश ज़्यादातर महिलाओं का शिकार दोपहर के समय में ही किया करता था, और दोपहर के समय ही दिव्या अपने घर की ओर जा रही थी। उमेश ने देखा कि यह सुनसान रास्ता है और यहाँ पर इस महिला की चीख पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए मौका देखकर उसने दिव्या पर हमला कर दिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद वो उसके सारे कपड़े और उसके सारे गहने नोचकर दिव्या को नग्न अवस्था में छोड़कर वहाँ से भाग गया, और ये सारे क्राइम उमेश
अभी तक डीएआर में नौकरी करने के दौरान ही कर रहा था और इधर बेचारी दिव्या अपनी आबरू को बचाने के लिए चीख चिल्ला भी नहीं पाई। इसके बाद जैसे तैसे करके दिव्या वहां से अपने घर चली गई और जाने के बाद भी ना तो उसने रिपोर्ट लिखवाई और ना ही इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताया। और वहीं दूसरी ओर उमेश रेड्डी एक के बाद एक औरतों को अपना शिकार बनाता जा रहा था। फिर 6 दिसंबर 1996 को एक ऐसी वारदात होती है जिसने उस पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। दरअसल उमेश पहले तो 16 साल की पल्लवी नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और फिर उसे जान से मारकर उसके सारे कपड़े उतारकर पल्लवी को नग्न अवस्था में छोड़कर भाग जाता है और इस हत्याकांड ने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया था। इधर जब पुलिस ने इस केस की छानबीन करना शुरू की तो पुलिस वालों को ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये सारे क्राइम करने वाला कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि उमेश रेड्डी हत्या करने के बाद हर किसी के कपड़े उतार लिया करता था और ये सिमिलरिटी इन सभी केसों में देखी गई थी। और इससे पुलिस वालों को ये कंफर्म हो गया था कि ये सारे क्राइम कोई एक व्यक्ति ही कर रहा है, यानी कोई सीरियल किलर। 22 जनवरी 1996 चित्रदुर्ग में रिपब्लिक डे में की जाने वाली परेड की प्रैक्टिस शुरू होती है और वहीं पर गीता भी मौजूद होती है। अगर आप भूल चुके हैं कि गीता कौन है तो मैं आपको याद दिला दूं कि गीता वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जिसके ऊपर उमेश ने हमला किया था। और गीता ने उमेश की टोपी को झटक करके उसके चेहरे को अच्छे से पहचान लिया था। शायद अब आपको याद आ गया होगा कि इस क्राइम में गीता कौन थी। और जब गीता ने उमेश को वहां पर वर्दी में परेड की प्रैक्टिस करते हुए देखा तो उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उस पर हमला करने वाला और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक वर्दी वाला गुंडा है। लेकिन गीता ने अभी तक उमेश के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। उसे लगता था कि जब वर्दी में ही एक हैवान है तो वो बेचारी अब किससे क्या बताएगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस उस शहर में हो रहे लगातार इन सभी मामलों की छानबीन कर रही थी और फिर पूछताछ के दौरान गीता ने पुलिस वालों को उमेश के बारे में और उस रात को जो उसके साथ हुआ था वो सब कुछ उन पुलिस वालों को बता दिया। और यहीं से उमेश रेड्डी का सच लोगों के सामने आने लगा कि वो एक दरिंदा है। इसके बाद तुरंत उमेश को नौकरी से निकालकर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन उमेश का हैवानियत भरा खेल यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है, क्योंकि इस समय तो पुलिस के पास उमेश रेड्डी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि गीता तो बस एक गवाह थी और गीता के द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर ही उमेश को पहली बार जेल हुई थी। और अभी तक ना ही पल्लवी के केस में उमेश का हाथ होने का कोई ठोस सबूत मिल पाया था। फिर जब 1997 में उमेश रेड्डी को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तो उसी दौरान वो पुलिस के हाथों से भाग निकलने में कामयाब हो गया और पुलिस कस्टडी से भागने के कुछ दिन के अंदर ही उमेश ने 3 और लड़कियों के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसी तरीके से उन्हें भी जान से मार दिया। 1997 से 2000 आते आते पुलिस वालों ने उमेश रेड्डी को करीब 6 बार पकड़ा था, लेकिन वो हर बार उनके चंगुल से कैसे भी करके भाग जाता था और उन्हीं मामलों में से एक मामला बहुत ही चर्चा में रहा था। दरअसल जब पुलिस वालों ने उमेश रेड्डी को जंजीर से बांधकर पकड़ा हुआ था तो पुलिस वालों के पैर पर उमेश रेड्डी ने अपनी पैंट उतारकर शौच कर दिया था। उसने यही सोचकर ऐसा किया था कि अब पुलिस वालों को घिनाएगी तो थोड़ी देर के लिए वो मुझे छोड़ देगा और जब पुलिस वाला अपनी साफ सफाई में लग जाएगा तो तब तक मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी उमेश जेल से भाग जाया करता था तो बाहर जाने के बाद वो फिर वही क्राइम दोहराया करता था, यानी दुष्कर्म और हत्या करना। और जब भी पुलिस उसके ठिकाने पर छापेमारी करती थी तो पुलिस को उस जगह से एक गठरी मिला करती थी और उस गठरी में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स हुआ करते थे और ये उन्हीं लड़कियों के अंडरगारमेंट्स होते थे जिन्हें या तो वो दुष्कर्म करने के बाद छोड़ देता था या फिर उन्हें जान से मार देता था। उमेश रेड्डी के ऊपर तो कई महिलाओं ने अंडरगारमेंट्स चोरी करने के भी आरोप लगाए थे, क्योंकि उसे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनने में बड़ा मज़ा आता था और जिसे पहनकर वो रात को सोया भी करता था और मास्टर बेड भी करता था। यानी इसे हम एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जो कि उमेश रेड्डी को था। इतना ही नहीं, उमेश रेड्डी जिस महिला या लड़की को अपना शिकार बनाता था उसके साथ वो बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करता था। और तो और जो उन महिलाओं के गहने हुआ करते थे, इन महिलाओं के जिंदा रहते हुए भी उन गहनों को वो खोल कर नहीं उतारता था, बल्कि ऐसे ही खींच कर निकाल लिया करता था। वो महिला दर्द से चिल्लाती रहती थी क्योंकि उनके कान और नाक बुरी तरह से फट जाया करते थे और महिलाओं के चीखने चिल्लाने से वो बहुत आनंद महसूस किया करता था। और दिव्या के साथ भी उसने यही सब किया था। हालांकि उसे उमेश ने जान से नहीं मारा था,
लेकिन उसके होठों पर बाइट करके उसे छोड़ दिया था। और इसका मतलब ये था कि उमेश रेड्डी एक बहुत ही क्रूर सीरियल किलर था। खैर, ऐसे ही और 5 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, यानी उसके पकड़े जाने का, फिर भाग जाने का, और फिर भागकर दोबारा वही क्राइम करने का, जिसकी वजह से अब पुलिस प्रशासन भी तंग आ चुका था। इसीलिए अब उसके हर जगह पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो कोई क्राइम किया करता था तो वो उस जगह से, यानी बेंगलुरु से निकलकर कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे स्टेट में चला जाया करता था, और मामला थोड़ा ठंडा होने के बाद वो वापस लौट कर आ जाया करता था। और फिर 2002 में मई का महीना था। उमेश रेड्डी कहीं बाहर से आते समय यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा तो स्टेशन से बाहर जाकर वो एक नाई की दुकान पर अपने बाल और दाढ़ी सेट करवाने लगा कि तभी अचानक वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर ने उसे पहचान लिया। क्योंकि अब तक हर जगह उसके पोस्टर चिपका दिए गए थे, तो ऑटो ड्राइवर ने तुरंत फ़ोन करके इसकी सूचना पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उमेश को अरेस्ट कर लेती है। हालांकि पकड़े जाने के बाद भी उसने कोर्ट में खुद को पहले निर्दोष साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उससे पुलिस रिमांड पर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि उसने लगभग 20 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया है और इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन उमेश रेड्डी ये तो बस वही केसेस बता रहा था जो उस समय उसे याद थे, लेकिन जो उसे अभी याद नहीं थे उनकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। यानी उसने अनगिनत महिलाओं के साथ ये घिनौना काम किया था, जिनमें कुछ महिलाओं को तो वो जान से मार देता था और कुछ महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके उनके कपड़े चुराकर और उनके गहने लूटकर उन्हें नग्न अवस्था में छोड़कर भाग जाया करता था। उमेश रेड्डी ने बताया कि ऐसा वो इसलिए करता था कि महिला बिना कपड़ों के शोर नहीं करेगी और वो क्राइम करके वहाँ से आराम से चला जाएगा। और उस समय उमेश रेड्डी का उस इलाके में इतना ज़्यादा खौफ फैल चुका था और ख़ास करके महिलाओं के अंदर ये डर बैठ गया था कि अगर वो शौच करने के लिए बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि झाड़ियों से निकलकर वो उनके ऊपर हमला बोल देगा। और तो और बाद में तो उमेश रेड्डी दिन दहाड़े ही घर में अकेली महिला को देखकर घर में घुसकर भी उनको अपनी हवस का शिकार बनाने लगा था। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि पुलिस सिर्फ 9 मामलों में ही सबूत जुटा पाई थी और फिर उन्हीं के आधार पर उमेश को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और फिर इसी तरह चलते चलते फाइनली 2002 से 2022 आ जाता है और 2022 में उमेश रेड्डी की फांसी की सज़ा को कम करते हुए उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और अब उमेश जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।